हेलो एवरीवन। और ये मेरा पासपोर्ट मुझे रिसीव हो गया है आज वीएफएस से। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैंने जापान का वीज़ा अप्लाई किया था और एग्जैक्ट 5 डेज में ये मुझे रिसीव हुआ है और आई एम वेरी एक्साइटेड टू ओपन इट। लेट्स सी कि क्या रिजल्ट आया है। सो आई हैव रिसीव्ड द वीज़ा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे 3 सिंपल स्टेप फॉलो करके जापान का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी एजेंट के हेल्प के। सबसे पहले आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट विजिट करनी है और अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ सबसे टॉप पे देखो आप, यहाँ इंडिया सेलेक्टेड है। उसी के बेस पे आपको बाकी सारे ऑप्शन दिखेंगे। इंडिया टू जापान, दिस इज़ व्हाट वी हैव सेलेक्टेड। उसके बाद आप नीचे देखो अप्लाई फॉर वीज़ा, बुक एन अपॉइंटमेंट, फाइंड अ सेंटर और प्रीमियम सर्विसेज। ये सब आपको हर एक चीज़ के बारे में बताते हैं यहाँ पर। अगर हम देखें कि सबसे पहले अप्लाई फॉर वीज़ा को क्लिक करना है और ये पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड दी होती है। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई वीज़ा टाइप। तो आप अगर टूरिज़्म के लिए जा रहे हो तो आपको अपना पहले आप टूरिस्ट हैं या आप स्टूडेंट हैं, आपको टेम्परेरी वीज़ा चाहिए, मतलब कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए, या फिर आप ज़्यादा टाइम के लिए वहाँ जाना चाहते हो। और हम अभी सिंपल लेके चलते हैं कि आप टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट जा रहे हो। तो आप पहले अपना आइडेंटिफाई कर लो कि हाँ आई एम गोइंग एज अ टूरिस्ट, और आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन या 1 महीने के लिए जाओगे। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है बिगिन योर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है। इनका 1 पेजर एप्लीकेशन होता है जो यहीं से डाउनलोड हो जाता है और उसको फिल करके आपको हार्ड कॉपी अपने साथ रखनी होती है। थर्ड ऑप्शन होता है बुक एन अपॉइंटमेंट। तो पहले आप अपना आइडेंटिफाई कर लो कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और बेसिकली दिल्ली में आपको कोई प्री अपॉइंटमेंट बुक नहीं करना होता है। ऑलरेडी टाइम डिफाइंड होता है 9 o'clock से 1 o'clock तक का, जहां आपको वॉक इन करना होता है। तो ये जापान वीज़ा का सबसे बेस्ट पार्ट है कि आपको अपॉइंटमेंट बुक करने की पहले से ज़रूरत नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं और जब भी आपको आपकी अवेलेबिलिटी रहती है, आप सीधा वॉक इन कर सकते हो। फोर्थ पॉइंट है पे योर फीस। एंड ऑब्वियसली आप जब अपना वीज़ा सबमिट करने जाते हो वहाँ एप्लीकेशन सेंटर में, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद जब वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, फीस पे करनी होती है। आप कार्ड या कैश से पे कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपके सेंटर में क्या फैसिलिटीज़ हैं। कार्ड वो जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं दिल्ली में गई थी और मेरा कार्ड एक्सेप्ट हुआ था। UPI एक्सेप्ट नहीं हुआ था दिल्ली में। तो इस बात का ध्यान रखें आप कि या तो आप अपना कार्ड लेकर जाएं, और कैश अगर ले जा सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कार्ड जनरली एक्सेप्ट करते हैं। UPI मेरा एक्सेप्ट नहीं करा था बिकॉज़ वहाँ पे वो लोग UPI नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। वहाँ पे आप कुरियर सर्विस ले लो बिकॉज़ जब आपका वीज़ा लग जाता है तो वो आपको डायरेक्टली आपके एड्रेस पे भेज देते हैं। वो काफ़ी कन्वीनियंट होता है। तो आई वुड एडवाइस कि आप हमेशा जब भी वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो जो रिटर्न वीज़ा है वो आप अपना कुरियर करा लें अपने एड्रेस पे, वो सही रहता है। ट्रैक योर एप्लीकेशन, विजिट अ वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, इसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। ट्रैक योर एप्लीकेशन, ये आपको ईमेल का नोटिफिकेशन आता रहता है। जैसे ही वो सबमिट करते हैं, एम्बेसी में भेजते हैं आपका एप्लीकेशन, ये सारा इन्फॉर्मेशन वो आपको SMS पे या ईमेल पे भेजते होते हैं। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। कलेक्ट योर पासपोर्ट, तो ये जैसे कि मैंने आपको बोला कि 2 चॉइसेस होती हैं, या तो आप खुद जाके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप आसपास रहते हो, आपके लिए कन्वीनियंट है वहाँ पे सेंटर में जाना और पिक करना पासपोर्ट, तो फिर आप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप लेट्स से आप गुड़गांव में हैं और आप दिल्ली जा रहे हैं, तो वो बेटर है कि आप अपना कुरियर करवा लो। इट्स मोर कन्वीनियंट। तो ये स्टेप्स होते हैं, बहुत ही सिंपल है जापान का वीज़ा अप्लाई करना। तो आप ये देखो कि आपका जो सिटी है वो कहाँ पर है, अलग अलग क्योंकि इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे कि ये महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, इनके लिए अलग है। एम्बेसी जो कि न्यू दिल्ली में है उसके लिए अलग है। और मैं ऐसे बताती हूँ आपको सेलेक्ट करके। अब आप देख, महाराष्ट्र, गोवा सेलेक्ट करा है।
तो वीज़ा टाइप में कैसे ऑप्शन आते हैं। टेम्परेरी विजिटर वीज़ा फॉर साइट सीइंग विदाउट गारंटर, विद गारंटर। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड टूरिस्ट वीज़ा नहीं दिखेगा यहाँ पर। तो ये डिफरेंट हो जाता है डिफरेंट सिटी के, जैसे आप सिटी सेलेक्ट करते हो उसके बेसिस पे। अब अगर मैं यहाँ पर न्यू दिल्ली सेलेक्ट करती हूँ तो ये देखो आप, ये सब क्या है, अंडमान निकोबार, अरुणाचल, असम, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, देख रहे हो आप। इसको मैं अब क्लिक करती हूँ तो आप देखो कि इधर आपके लिए ऑप्शन अलग आएंगे। तो यहाँ पर जब आप सेलेक्ट करते हो तो ये देखो क्लियरली दिया हुआ है टूरिज्म वीज़ा, राइट। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो ये डिपेंड करता है कि जो वीज़ा आप टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं वो आपको आपकी सिटी पे बेस्ड होता है, ठीक है। अब ये देखना होता है कि आपको बेसिकली अपॉइंटमेंट बुक करने की ज़रूरत है या आपको डायरेक्ट वॉक इन करने की फैसिलिटी है। तो आप अपना एप्लीकेशन सेंटर देख सकते हैं। ये सारा आपको एप्लीकेशन सेंटर है और उसके ओपनिंग आवर्स हैं। ये वॉक इन है पूरा। अगर मैं दिल्ली पे जाऊं तो ये मंडे से फ्राइडे है और टोकन फॉर सबमिशन मिलता है और ये लास्ट टोकन है। इसका आप ध्यान रखें बिकॉज़ एक्चुअली वो लोग सिर्फ 1 o'clock तक ही टोकन एक्सेप्ट करते हैं। तो आप जल्दी जाओ मॉर्निंग में ताकि आपका टोकन आपको मिल जाए, क्योंकि 1 बजे के बाद वो कोई टोकन नहीं देते हैं। मैं सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट दिखाऊंगी कि डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। और बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है डॉक्यूमेंट की, पर आप देखो वैलिड पासपोर्ट है, ऑब्वियसली आपका फ़ोटोकॉपी होगी आपके करंट पासपोर्ट की, एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा और आपका कवर लेटर होगा और आपको बताया जाएगा कि आपकी आइटनरी रहेगी, इनकम टैक्स रहेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स है, बेसिक है, बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट मांगे हैं इन लोगों ने। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अगर मैं अपना ये देखें कि कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है तो एक आपको इनकम टैक्स रिटर्न है और आपका या बैंक स्टेटमेंट, मतलब दोनों में से एक आप कुछ भी दे दो। तो यही आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में है। आइटनरी हम सबमिट करते हैं, कवर लेटर ऑब्वियसली होता ही होता है सब जगह। तो ये तो बेसिक डॉक्यूमेंट है, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे हैं इन लोगों ने। और जो ये लिस्ट है इसी के बेसिस पे ही वो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और बहुत ही स्ट्रिक्ट है दिल्ली में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है नहीं। और जब हम सबमिट करने जाते हैं, मैंने भी 1-2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगाए थे क्योंकि मैंने शेंगन वीज़ा अप्लाई किया हुआ था। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो मैं लगाना चाह रही थी एडिशनल अपना प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट उन लोगों ने यही चेकलिस्ट फॉलो करा। उन्होंने सिर्फ मेरा एक कंपनी का जो हमारा NOC होता है कंपनी की तरफ से, बस एक वो था जो एक्सेप्ट किया उन्होंने एडिशनल डॉक्यूमेंट में। अदर देन दैट उन्होंने कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया जो भी मैंने दिया। ये बस जितना ये डॉक्यूमेंट लिस्ट दिया हुआ है बस इतना ही सबमिट करवाया उन्होंने। तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है डॉक्यूमेंट्स को लेके। अब फ़ोटो स्पेसिफिकेशन आप देख लो, फ़ोटो स्पेसिफिकेशन यही होना चाहिए। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप किसी भी फोटोग्राफर को ये स्पेसिफिकेशन दिखाएंगे वो आपका इसी के अकॉर्डिंग कर देंगे। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आपका जो स्टिकर वीज़ा होता है तो फिर वो यही फ़ोटो स्टिक करते हैं जो आप उनको देते हो, तो वो उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नहीं तो ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर आपने कुछ अलग सा फोटोग्राफ दे दिया तो फिर वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब मैं वीज़ा फ़ीस की बात करूँ तो वीज़ा फ़ीस देखो आप चेंज हो गया है, पहले अलग थी बट इफ़ेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल। जो मुझे याद है वो पहले 400 ही थी बट अब 500 हो गया है फ़ीस और ये रिफंडेबल है। तो ये बहुत अच्छी बात है जापान की कि ऑल्दो फ़ीस ऑलरेडी कम है बट रिफंडेबल है। तो अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो दे विल गोना रिफंड यू। बल्कि अगर हम शेंगन वीज़ा की बात करें या इनफैक्ट UK वीज़ा की बात करें तो
तो 10-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा की भी उनकी फ़ीस होती है और वीज़ा रिजेक्ट होने पे वो फ़ीस रिफ़ंड नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इनका एप्लीकेशन फ़ॉर्म कैसा होता है। तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म भी इधर से ही आप डाउनलोड करें, कहीं और से कॉपी नहीं करें। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए मैं दिखा देती हूँ कैसा है। बहुत ही सिंपल 1 पेजर एप्लीकेशन फॉर्म है इनका। और लेट मी जस्ट शो यू। अब मैं ये न्यू दिल्ली का ही दिखा रही हूँ आपको। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जो भी उन्होंने सिटी दिया है, आपका सिटी या आपका स्टेट आपको प्रॉपरली सिलेक्ट करना है और उसी के बेसिस पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज़ ये डिफरेंट हो जाता है। अब मैं अगर डाउनलोड फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पर इसका एक फॉर्म होता है जो कि आपको डाउनलोड करना रहेगा। बहुत ही सिंपल फॉर्म है, 1 पेजर फॉर्म होता है और बहुत ही सिंपल है। और वही डिटेल्स जो आप अपने आइटनरी में देते हो, बेसिकली अपना पासपोर्ट, आपका बेसिक इंफॉर्मेशन, जो पासपोर्ट में इंफॉर्मेशन है वही है। इसके अलावा आपको अपना होटल का नाम, जहाँ भी आप ठहरने वाले हैं, अगर आप किसी के घर में रुकने वाले हैं अपने फ्रेंड्स या फैमिली के, तो उनका नाम, उनका एड्रेस देना होता है। अदरवाइज़ होटल का दे दो आप, जो पहला एंट्री पॉइंट है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप टोक्यो में सबसे पहले लैंड करने वाले हो और फर्स्ट होटल आपका टोक्यो में है और उसके बाद भले आप क्योटो, ओसाका या कहीं और भी जा रहे हो तो इट्स ओके। आपका जो फर्स्ट लैंडिंग या एंट्री पॉइंट होता है वहीं के ही होटल का इन्फॉर्मेशन आपको देना होता है। तो यही सब है। बाकी थोड़ा सा आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन ली है कि क्या प्रोफेशन है आपका और अगर कोई गारंटर है उसके बारे में। बट इट्स अ 1 पेजर फॉर्म, तो इतना बहुत कुछ है नहीं इसमें। ये सेकंड पेज में तो आपको यस नो, ये सिंपल जैसे कि होते हैं, आप कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं। बेसिकली आपका लीगल बैकग्राउंड चेक होता है, तो वो सब इन्फॉर्मेशन है। बट ये जो फर्स्ट पेज में ही जो इन्फॉर्मेशन है वही है। और आपको ये सेम स्पेसिफिकेशन का फ़ोटो भी यहाँ लगाना होता है और ये सेम ही होता है जो आप अपना सबमिट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फॉर्म हो गया। बहुत ही ज़्यादा फ़ीस की बात कर ली, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसकी बात कर ली, फ़ोटो स्पेसिफिकेशन क्या है, प्रोसेसिंग टाइम आप देखो। ये प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट हो जाता है सिटी के हिसाब से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, प्रोसेसिंग टाइम है 5 वर्किंग डेज। ओके, बट अगर मैं कोई और सिटी चूज़ करती हूँ, लेट मी गो बैक, मुंबई, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, ये वाला हम सिलेक्ट करते हैं। इसका देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है। तो अगर मैंने इसमें टेम्परेरी वीज़ा विदाउट गारंटर सेलेक्ट किया है और प्रोसेसिंग टाइम मैं देखती हूँ, तो इसका प्रोसेसिंग टाइम आप देखो बिल्कुल डिफरेंट है बेस्ड ऑन सिटी, सो इट्स टेकिंग मोर टाइम। मुंबई में 15 डेज़ है, पुणे में 17, अहमदाबाद में 17, गोवा में 17। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि आपकी सिटी के अकॉर्डिंग या जो भी आप लोकेशन पे हैं, स्टेट में हैं, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाता है। दिल्ली में सिर्फ 5 डेज़ है, बट आप ये चेक करके चलें कि आपका एक्चुअली आप किस सिटी में हैं और कितना उसमें प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, क्योंकि उसी के हिसाब से आप अपना फ़्लाइट और ये सब जो बुकिंग कराओगे, स्पेसिफिकली फ़्लाइट का, तो उसमें ना थोड़ा टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसी के अकॉर्डिंग फ़्लाइट बुक कराओ, अदरवाइज़ आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। अगर इससे ज़्यादा, ये तो मिनिमम डेज़ है, कई बार इससे ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना देखो। बाकी दिल्ली का मैंने किया हुआ है और एग्जैक्टली 5 डेज़ में मुझे मेरा वीज़ा रिसीव हुआ था, तो वहाँ तो कोई डिले नहीं था। तो यही है पूरे स्टेप, मैंने आपको दिखा दिए हैं। बहुत ही सिंपल है, ये आप खुद से अप्लाई कर सकते हो, आपको कहीं किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही सिंपल है। आप बेसिक स्टेप फॉलो करके आप आराम से अपना टूरिस्ट वीज़ा आप खुद अप्लाई कर लो। और उससे बेस्ट ये लगा कि आपको वॉक इन करना है, तो ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। कोई डिपेंडेंसी नहीं है इसमें कि आपको
पहले अपॉइंटमेंट लो, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना ऑफिस मैनेज करो, या जो भी आप काम कर रहे हो उसके हिसाब से आपको विंडो देखनी पड़ती है। और कई बार तो अपॉइंटमेंट्स मिलते भी नहीं है, वो भी एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाती है। बट इसमें ये है कि आप जैसे ही अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, आप जैसे ही रेडी हो गए और बस आप अपना आराम से जाओ और वॉक इन कर लो। बस टाइम का थोड़ा ध्यान, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल्स।